हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया, शानदार और जबरदस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। उसी रिवीजन को और बूस्ट करने के लिए, आपके मेहनत में थोड़ा और चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने सारे क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड जितने थ्योरी है, थ्योरी सहित क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। आपसे अगर नहीं बनता है या बनता है तो भी अच्छी बात है, मैं आपको कंप्लीट डिस्कस करूंगा। इस बात की आश्वासन देता हूं जब ये लेक्चर खत्म हो रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को विद इन 1 घंटे के अंदर फिनिश करें। ऑलरेडी हमने क्लास 11th का कंप्लीट केमिस्ट्री कर दिया है, क्लास 12th का कंप्लीट फिजिकल कर दिया है। ये लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का क्लास 12th का। डीएनए ब्लॉक ऑलरेडी हमने कर रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे जेई मेन और नीट वाले सर है, उसको मैं लास्ट में करा दूंगा कुछ पोर्शन जो है। अब मैं बात करता हूं आपसे, इसके बाद हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक 15 दिसंबर से पहले पहले आपको कंप्लीट करके इसी चैनल पर दे देंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट के साथ मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैं लिख के इसीलिए लाया हूं ताकि आपका जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका कम समय में कैसे मैक्सिमम आउटपुट में आप तक दे सकूं, इसके लिए मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं लिख के ले आया हूं। अब मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉल्ट और वाटर बनता है। आपको पता होगा, क्लास 10th क्लास 9th में पढ़े होंगे जो भी बच्चे हैं। अगर मैं फिर बताऊं, आर्सेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट अगर पता हो, जो H+ डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं मैं अगर बेस की बात करता हूं तो H+OH- डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आर्सेनियस एसिड और आर्सेनियस बेस का जब मिलन होता है, संगम होता है, तो कॉल्स प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसको सॉल्ट बोलते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट होते हैं, मोलिकुलर सॉल्ट होते हैं। ये सब आप थ्योरी में पढ़ते होगे। मैं अगर क्वेश्चंस में जरूरत आएगा तो उसको डिस्कशन करूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर जो क्वालिटी चीज है, जो आपके एग्जामिनेशन में चीजें आएगा, उसको आपको बता जाऊं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड एंड टाइप्स। लिगेंड क्या होता है? जो लोन पेयर बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो जो मेटल होता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो क्या करता है, लिगेंड से अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करता रहता है। समझ रहे हो? तो लिगेंड एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से लिगेंड होता है? पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उसके बारे में। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में देख रहे होंगे। नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनायनिक कंपाउंड का कैसे करते हैं, कैटायनिक कंपाउंड का कैसे करते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड का कैसे करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 3 थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वर्नियर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिट थ्योरी। इसमें से भी सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिट थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब तीनों ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आगे बढ़ोगे। कलर, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, एमबी नोट किया हूं। आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों ऑप्टिकल की बात करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लास्ट में कुछ यूजेज वाला पार्ट है। तो ये चैप्टर का फ्लो रहने वाला है। इसी अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, और जब एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो यही अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिना टाइम देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या रहा है? Which of the flowing complex formed by Cu2+ ion are most stable? अब देखो, आपको 4 ऑप्शन दे दिया और log k की वैल्यू दे दिया है। k क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। आप लोग पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी। क्लास 11th का जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पल मेरे से पढ़े हैं उसको बहुत कायदे से मैं दिखाया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको यहां पर हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। k यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और ये बैकवर्ड जा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको यहां पर हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट के नाम से है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, अगर कह रहा है Cu2+ किसमें ज्यादा स्टेबल होगा। अब log k की वैल्यू अगर आप देखोगे मेरे मुन्ना, log k की वैल्यू अगर आप देखोगे तो पहले केस में log k का वैल्यू है 11.6, दूसरे केस में है 27.3, तीसरे केस में है 15.4, चौथे केस की बात करूं 8.9। तो अगर सबसे ज्यादा log k की बात करोगे तो सेकेंड ऑप्शन में है। तो आंसर
आंसर तो अपना यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो, अगर गौर से देखो यहां पर भी Cu2 प्लस में, यहां पर भी Cu2 प्लस में, यहां पर भी Cu2 प्लस में, यहां Cu2 प्लस में, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम हो, क्या बोल रहा हूं, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम हो तो जितना ज्यादा हमारा लॉग के क्या वैल्यू होगा, मतलब सिंपल, अगर हम ये डाटाबेस क्वेश्चन दे दिया, ये डाटाबेस क्वेश्चन दे दिया कि क्या मैं लिखता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं मोर दी वैल्यू ऑफ के greater will be stability of ion। जितना ज्यादा मेरे लल्ला के होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी आयन का ज्यादा होगा। ये तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। बट मान लो अगर इस क्वेश्चन में हमको ये डाटा नहीं देता, मान लो सपोज करता हूं इस क्वेश्चन में हमको ये डाटा नहीं देता, तो क्या इस क्वेश्चन को कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड, अगर मैं बात बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड, स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिख दूं, आयन, सेंट्रल मेटल एटम एज आयन, सेंट्रल मेटल एटम एज आयन, वो बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा भैया लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा, कंडीशन अप्लाई, स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एटम फॉर सेम क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का देखना है और सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं सेम स्टेबिलिटी ऑफ, मेरे मुन्ना क्या मुन्ना बोल रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ सेम क्या, सेंट्रल एटम और सेम ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो उस केस में जो हमारा स्टेबिलिटी हो जाती है, उस केस में जो हमारा स्टेबिलिटी हो जाती है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब देखो वैसे भी देखो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, Cn-, उसके बाद क्या है मेरे मुन्ना, उसके बाद क्या है En2+, अरे इथाइलिन डायमाइन, उसके बाद क्या है अमोनिया, उसके बाद क्या H2O, एक्वा है, एमाइन है, उसके बाद यहां पर क्या है साइनाइड है, और यहां पर इथाइलिन डायमाइन है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो गया ये, फिर ये, इसी ऑर्डर में हमारा देखो लॉग के भी दिया हुआ है। तो अगर नहीं भी दिया होता डाटा, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते थे। तो मैंने दोनों चीजें बता दिया। अगर क्वेश्चन में डाटा दिया है तो कैसे करोगे, लॉग के फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा मेरे मुन्ना उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट का जो आयन में स्टेबिलिटी, जो भी हमारा Cu2 प्लस है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता उतना ज्यादा स्टेबल होता। अगर हमारा डाटा नहीं भी दिया होता तो भी आप क्वेश्चंस कर सकते थे। आगे बढ़े, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको स्टेबिलिटी का क्वेश्चंस करते हो तो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो मेरे मुन्ना ध्यान से समझना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है CFSE। CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, आप जो CFT जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता दूंगा। तो CFSE लेक्चर में आपको टीचर पढ़ाए भी होंगे, जहां से भी आप पढ़े हो आपको बताया होगा CFSE कैसे निकालते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अलग तरीका से निकाला जाता है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अलग फार्मूला होता है, और स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग फार्मूला होता है। तो जितना ज्यादा CFSE होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स का। अगर मैं बात करूं, अगर मान लो चिलेशन हो रहा हो, क्या हो रहा है, अगर हमारा रिंग में चिलेशन हो रहा है, चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग, चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग, चिलेशन मतलब मेरे मुन्ना फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जितना ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन करेगा उतना ज्यादा हमारा जो स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स का बढ़ेगा। फॉर सेंट्रल मेटल में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले का क्या देखेंगे, लिगेंड का स्टेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद चिलेशन, उसके बाद CFSE वैल्यू। अगर मान लो सेम सेंट्रल एटम है, कहीं पर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देख लेंगे, सबसे ज्यादा हमारा डोमिनेट करेगा, फिर चिलेशन, फिर CFSE। जैसे एक एग्जांपल लिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, उसके बाद यहां पर क्या ऑक्सिलेट आयन, यहां पर चिलेशन हो रहा है, उसके बाद H2O जो वीक फील्ड लिगेंड, और मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, F की तुलना में एक्वा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये ऑर्डर है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करा दिया। तो ये से क्वेश्चंस आपको MCQ में देखने को मिलेंगे। तो आप ये वाला जो चीज है इसको बहुत कायदे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो चीज मैं आपको बताया हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और इसको नोट डाउन करेंगे। इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में जरूर देखने को मिलेंगे, नीट वाले तो पूछो ही मत, जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। CFSE पे डिपेंड करता है कि कलर कौन सा देगा। देखो कलर कैसे एब्जॉर्ब करता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर एब्जॉर्ब करता है ना, तो जब एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अरे आपको पता होगा, क्या पता होगा मेरे मुन्ना, क्या पता होगा मेरे मुन्ना, ये होता है T2G, ये होता है EG, ठीक है। टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल 2 केस होता है ना, आपको पता होगा।
अब देखो, अब मेरी बात को समझो। अब अगर ये हुआ, यहां पर ये हो गया T2G, ये हो गया Eg। अब ये T2G या T2G क्या होता है पता है ना? जब हमारा डीजेनरेट ऑर्बिटल, जब डी ऑर्बिटल ब्रेक होता है तो T2G Eg में ब्रेक हो जाता है, पता है ही होगा, हाँ या ना? अगर इस बात को पता है, ये होता है बैरी सेंटर, ठीक है, ये होता है हमारा क्या होता है, बैरी सेंटर। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से जो यहां का गैप होता है ये कितना होता है, यहां से ये गैप कितना होता है आपको पता होगा, ऊपर है तो ये हो जाता है माइनस का क्या, माइनस का 3/5, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस का 2/5, हाँ या ना? डेल्टा नॉट। याद रहेगा, याद रहेगा मुन्ना, याद रहेगा? ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस होता है, ठीक है, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस होता है, तो ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन, देखो मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, मेरा तो ये आपको पता होगा, मेरा बताने का रीजन यहां पर क्या था, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जब यहां से मुन्ना, यहां पर मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो इस समय क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और जब ये फर्दर यहां से जब यहां आ रहा होता है ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जब डी एक्साइट होता है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक तो एक्साइटेड स्टेट में होता नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या करता है, वेवलेंथ इमिट करता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ इमिट करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसीलिए दिखाई देता है, ऑब्जॉर्प्शन वाला कलर नहीं दिखाई देता है। जब हमारा ये एक्साइटेड से डी एक्साइट होता है, कलर को जब हटा, मतलब जब यहां से ऊपर से नीचे आता है तो उस समय डीएक्साइड के केस में जो एनर्जी रिलीज करता है, तो उस समय उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है उसी से हमको क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब देखो क्वेश्चंस, ये मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया जाता है कैसे कलर शो करता है, ये सब के बारे में। अब देखो, द कलर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। अब देखो, आपको पता होना चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, देखो एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू होता है SC अपॉन लेमडा, क्या होता है मेरे लाला, SC अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला आपको पता है। E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा मैंने कहां पे पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर में ही बताया था। मतलब एनर्जी, एनर्जी कौन सा, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि लेमडा, लेमडा मेरे वाला जितना ज्यादा होगा उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिख सकता हूं इसको। अरे ये एक तो किस तरीका का एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो होगा, मतलब मेरे मुन्ना जितना ज्यादा हमारा लेमडा होगा उतना कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। अब देखो, जो CFSC होता है आपको पता होगा, CFSC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, में आपको बता भी रखा हूं, अभी तो बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ लिगेंड का ज्यादा होगा मेरे मुन्ना, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, टूटेगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। अब देख लो इस तीनों केस में कितना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ CFSC होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। हमसे पूछ रहा था व्हाट विल बी द करेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा था, तो जितना ज्यादा हमारा CFSC उतना कम वेवलेंथ, और जितना कम CFSC उतना ज्यादा वेवलेंथ। तो मतलब सबसे पहले क्या देखो आप, सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड देखो, फिर देखो सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड किस में है, फिर उससे ज्यादा देखो, यहां पर H2O है, फिर यहां पर NH3 है, फिर यहां पर कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, यहां पर हमारा ये, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, H2O जा। तीनों में अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करूं इस तीनों में, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या आ जाएगा मेरे मुन्ना, सबसे ज्यादा क्या है, CN- है, उसके बाद क्या है, NH3 है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, उसके बाद क्या है, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, किसका ऑर्डर हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब हमको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड निकल गया, तो इसका रेसिप्रोकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेंथ लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा CFSC होगा, और जितना ज्यादा CFSC होगा उतना कम हमारा लेमडा हो गया। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, मजा आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हेन 0.1 मोल ऑफ COCl3 NH thrice होल 5 इज ट्रीटेड विथ एक्सिस ऑफ AgNO3 0.2 मोल। अब देखो क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, मेरी बातों को समझना मेरे मुन्ना। क्वेश्चंस कह रहा है COCl3 NH3 होल 5, जब इसको रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है मेरे मुन्ना, एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, और बाय प्रोडक्ट बना रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं। अब देखो कितना क्या अमाउंट लिया है, इसका अमाउंट लिया है 0.1 मोल, बहुत अच्छी बात है। इसका अमाउंट लिया है एक्सिस में, ठीक है, और इधर कितना बन रहा है, 0.2 मोल बन रहा है। अब देखो ये जो AgCl बनाएगा, यहां पर Ag क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, और जो हमारा आयनाइजेशन स्फीयर बाहर वाला जो स्फीयर में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो स्फीयर होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर। तो बाहर वाला जो होता है ना, वही वाला हमारा क्या प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर एक मोल से, अगर इसका 1 मोल होता मेरे भैया Cl 1 मोल, तो इसका 0.1 मोल बनता।
अगर इसका 0.1 मोल होता Cl बाहर में तो इसका 0.1 मोल होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं CO Cl2 के 2 मोल बाहर में है। Cl2 के कितने मोल बाहर में है मेरे भैया? Cl2 के कितने मोल बाहर में है? Cl2 के कितने मोल मेरे बाहर में है? 2 मोल बाहर में है। और यही 2 मोल के कारण जब हमारा AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक्सिस में है, तो अब 2 मोल है Cl2 का, तो Cl2 का कितना मोल बनाएगा मेरे मुन्ना? AgCl का कितना मोल बनाएगा? AgCl का 2 मोल बनाएगा। तो जो कंपाउंड है ये देखो, अगर मान लो एक बाहर में होता आयनाइजेशन स्फीयर में, समझो मेरे भैया, अगर यहां पर एक हमारा Cl बाहर होता तो यहां पर 0.1 बनता, लेकिन यहां पर कह रहा है 0.1 से ये 0.2 बना रहा है। मतलब इसके बाहर में जो Cl है वो 2 है, एक आयन नहीं है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 मोल से इसके 0.2 मोल बन रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? पूरे क्रिस्टल की तरीका से समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हुआ ना? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना आयनाइजेशन स्फीयर में बाहर में हमारा आयन होता है उतना ही प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करता है। अगर इसके 0.1 मोल से इसके 0.2 मोल बन रहा है, मतलब इसका 2 मोल क्लोराइड आयन बाहर में हमारा आयनाइजेशन स्फीयर में टहल रहा है, जिसके कारण उसको किया। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा था, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कोरेस्पॉन्ड टू। तो इधर कंडक्टिविटी कितना है, इधर कंडक्टिविटी कितना है मेरे मुन्ना? इधर कंडक्टिविटी पहले यहां पर कितना था? कंडक्टिविटी देखो यहां पर कितना था, यहां पर मेरे भैया एक ही इलेक्ट्रोलाइट था। बट अगर यहां पर डिसोसिएट करोगे, यहां पर अगर मेरे मुन्ना डिसोसिएट करोगे दूसरे कंडीशन में, तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर ये हमारा कैसे डिसोसिएट होगा? CONH3, समझना, CONH3 होल 5, इधर जाएगा Cl, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा क्या? प्लस, और यहां पर 2 क्लोराइड आयन आ जाएगा माइनस में। तो कंडक्टिविटी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भैया? यहां पर एक आयन है और यहां पर कितने आयन है? 2 आयन। तो कहीं ऐसा आंसर दिख रहा है 1:2? बिल्कुल सर, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। लॉजिक समझ में आया? पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पता करेंगे कि कितना हमारा जो आयन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कितना हमारा आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर है। देखो भैया प्रोडक्ट में आप देख लो कितना मोल से कितना मोल। अगर इसका 0.1 मोल बनता तो मैं ये कहता कि इसका अमोनिया का एक आयन बाहर में होता और क्लोरीन का एक, मतलब क्लोरीन का एक आयन बाहर में होता। बट ये कह रहा है कि हमको 2, हमारा 0.2 मोल बोला, डबल बन रहा है। मतलब यहां पर हम बात करेंगे। अच्छा तुम बोलोगे सर NH3 सारा का सारा अंदर कैसे पता चल गया? अरे CO+3 में जनरली स्टेबल होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो भैया 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो पूरा करोगे। समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगेन वही वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कह रहा है 1 मोल ऑफ, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से आप आंसर बताओ। आप आंसर बताओ क्या होगा? CrCl3.6H2O। ठीक है मेरे मुन्ना, ये रिएक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ किसके साथ? AgNO3 के साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप आंसर बताओगे, आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप आंसर पॉज करके भी बता सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कोई दिक्कत है नहीं। हमको 3 मोल क्या बना रहा है? AgCl बना रहा है। वाओ वाओ, कितना आसान क्वेश्चन। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके बेसिस पे इसका कितना मोल है? 1 मोल है, 1 मोल है। अगर Cl सारा का सारा, देखो यार H2O तो बनाएगा नहीं प्रिसिपिटेट, Cl ही प्रिसिपिटेट बनाएगा। ये तो मेरे मुन्ना एक्सिस में, और ये कितना मोल बना रहा है? 3 मोल बना रहा है। जैसे तुमने 3 मोल देखा, तुम्हारा जी चमका, तुम्हारा मन में कुछ कुछ हुआ, तुमने बोला सर Cr, इसका मतलब H2O का जो 6 का 6 मोल है ना, ये 6 का 6 मोल अंदर में है, और ये Cl तीनों के तीनों मोल क्या है मेरे मुन्ना? बाहर में। मैंने बोला अच्छा तुमको ये पता चल गया? तुमने बोला बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अगर ये पता चल गया तभी सर ये 3 मोल क्या दे रहा है? AgCl दे रहा है। तभी ये क्या दे रहा है? 3 मोल AgCl। अरे मुन्ना यहां पर अगर 3 मोल क्लोराइड आयन होगा तभी तो ये 3 मोल AgCl, ये तो एक्सिस में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 मोल AgCl के साथ ये 3 मोल देगा, यानी हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CrH2O होल 6 Cl3। हमसे फॉर्मूला पूछ रहा था, अगर इलेक्ट्रोलाइट पूछता तो 1:3 में हो जाता कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 3 मोल बन रहा है। एक इसका 1 मोल से 3 मोल कब बनेगा? जब इसका 3 क्लोराइड आयन बाहर में होगा। हाँ या ना? समझ में आया? तो अब कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 4 में हमको ऐसा दिख रहा है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझो ये वाला जो एंटिटी होता है ना मेरे मुन्ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर। क्यों? क्योंकि आयनाइज हो जाता है, आयनाइजेशन स्फीयर। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का नाम सुने होंगे, है ना, तो इसी से रिलेट होते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ूं, आओगा तो वो भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगला क्वेश्चन नोमेनक्लेचर पे आया, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है मेरे मुन्ना? कंपाउंड हमको दिया हुआ है PT, ठीक है, NH
पीटी है, उसके बाद एमाइन है NH3 होल ट्वाइस है, उसके बाद मेरे मुन्ना क्या है Cl2, न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या बात है, न्यूट्रल और कैटायनिक का जो नाम होता है वो सेम तरीका से होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो इसमें लिगेंड कौन कौन है और लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखते हैं। मेरे मुन्ना देखो यहाँ पर है हमारा एक अमाइन, यहाँ पर है क्लोराइड। तो पहले ए आता है या पहले क्लोराइड आता है, क्लोराइडो आता है, क्लोराइड नहीं आता तो क्लोराइडो आता है, आइडो लग जाता है। तो देखो कितना अमाइन है, 2। तो तुम बोलोगे सर डाई अमाइन, स्पेलिंग सही से लिखेंगे ए डबल आई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद क्या मेरे मुन्ना, डाई क्या क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, हाँ या ना, आइडो लग जाता है। उसके बाद प्लेटिनम क्या हो जाता है मेरे मुन्ना, प्लेटिनम। अच्छा एनाइनिक होता तो प्लेटिनेट लिखता, 8 लिखता है, लेकिन हमारा कैटाइनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड में सेम होता है, प्लेटिनम हो जाएगा। तो लिख दो प्लेटिनम। अच्छा यहां पर सर क्या होता है, इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि सर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैं बोला निकाल लो ना। यहां पर x प्लस 0 चार्ज होता है, 2 है, प्लस सर 2 दिया है सर, -1 होता है, बराबर सर कोई बाहर में चार्ज नहीं है 0। तो x की वैल्यू मेरे मुन्ना यहां पर क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। अरे नहीं समझ में आया, अरे मुन्ना कोऑर्डिनेशन कम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना सिखाया हूं ना आपको, ऑक्सीडेशन नंबर 3-4 चैप्टर में सिखाया हूं। कहां पे, रिडॉक्स रिएक्शन में भी सिखाया हूं, उसके बाद अभी पिछला चैप्टर था उसमें भी सिखाया था, आज फिर सिखा दिया। जैसे निकालते हैं जो जो चार्ज दिया होता है उसके साथ, डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इतना करने की जरूरत ही नहीं था। तुम बोलो क्यों सर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालते उसी समय हमको आंसर पता चल जाता। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, समझ में आ रहा है ना, इजी इजी क्वेश्चंस है, डिस्कस करते चलते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, अगर कहीं डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर आपसे पर्सनल डीएम पे डिस्कस कर दूंगा। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट क्या बोलता है, चिलेशन के कारण जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, हाँ या ना। तो कह रहा है उसको चिलेट इफेक्ट बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो यार, अगर आप गौर से देखो, CO ये क्या है, कार्बोनिल, ये चिलेसिंग करता ही नहीं है, नो चिलेशन। साइनाइड ये चिलेशन करता ही नहीं है। C2O4 का अगर आप ऑक्सिलेट आयन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो ना, ये होता है C2O4। ये क्या होता है मेरे मुन्ना, C2O4। और ये बहुत प्यारा रिंग बनाता है, ये चिलेशन करता है। H2O नो चिलेशन। तो इस तीनों के केस में भैया अगर आप मेरे से बात करोगे, ये तीनों के केस में चिलेशन होता ही नहीं है। यहां पर नो चिलेशन, यहां पर भी नो चिलेशन, यहां पर भी नो चिलेशन। ये तीनों आयन, ये जो तीनों हमारा लिगेंड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, भले ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन चिलेशन नहीं करता, H2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चिलेशन नहीं करेगा। और जो चिलेशन करेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो स्टेबल मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, चिलेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। कोई डाउट है जल्दी बताएंगे, कोई डाउट है जल्दी बताएंगे। इस तीनों में चिलेशन होता ही नहीं है, इसमें चिलेशन होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कह रहा है हमको ये बताने के लिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें से कौन दिखाता है। देखो पहला कंपाउंड की बात करें तो ये पहला कंपाउंड किस टाइप का कंपाउंड है, ये है MA4B2, हाँ या ना, ये दिखाएगा मेरे मुन्ना। ये है MA3, ठीक है मेरे मुन्ना, ये है B। ये क्या है मेरे मुन्ना, M, ये क्या है A6, ये क्या है MA5B। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं ना मेरे, एक बात समझना, M जो हमारा A5 A6 होता है ना, समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर अगर A है, 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 एक इधर होगा एक इधर होगा, यहां पर भी A है, ये एक है, ये बोर्ड से ऊपर की तरफ है, ये बोर्ड से नीचे की तरफ है। अब समझो मेरी बात को, इस सब में ना देखो तुमको POS पा जा रहा है, क्या हो जाता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। ये GI शो नहीं करता है। GI शो करने के लिए ना, मतलब OI के लिए भी कह रहा हूं, POS तो पाया जाता है OI के लिए। यहां पर ना सारा का सारा इक्वी डिस्टेंस है, सारा का सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सारा का सारा इक्वी डिस्टेंस है। तो यहां पर सिस ट्रांस बनने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसमें। और अगर मान लो इसके जगह पर अगर आप एक BB लिख दे रहे हो तो यहां पर भी इक्वी डिस्टेंस है, यहां पर भी सिस और ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे MA4B4 की बात करूं ना, यहां पर देखो इस केस में देखो मैं ये कंपाउंड ही बना लेता हूं, MA4B4 जो पहला वाला कंपाउंड है वही कंपाउंड ही बना लेता हूं। यहां पर देखो मेरे मुन्ना, यहां पर देखो Cr है, ठीक है, देखो कंपाउंड ही बना लेता हूं, यहां पर मैं कंपाउंड ही बना लेता हूं। कैसे, देखो यहां पर H2O है, ठीक है, यहां पर H2O है, यहां पर H2O है,
यहां पर H2 है। ऑक्टाहाइड्रल ये भी है, ऑक्टाहाइड्रल ये भी है। ये अलग तरीका से डिनोट किया हूं, जो तुमके बुक में होता है ये मैं नॉर्मल तरीका लिया हूं। ये आपके जो H2O यहां पर भी है, H2O यहां नहीं, 4 ही H2O था ना। उसके बाद क्या है, 2 Cl है, 2 Cl है। अब इस केस में ये क्या है, देखो सेम लिगेंड अपोजिट साइड में है। क्या लिगेंड है, सेम लिगेंड अपोजिट साइड में। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रांस बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ट्रांस बना रहा है। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, सेम कहानी Cr लो और सेम कहानी को रिपीट कर दो। Cl लो मेरे मुन्ना, सेम कहानी को रिपीट कर दो। क्या कर दो, देखो अभी अभी बता रहा हूं। इधर लो Cl, इधर लो H2O, इधर लो H2O, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर यहां पर H2O यहां पर भी तो अपोजिट डायरेक्शन में। अरे एक देखते हैं, कोई एक ग्रुप देखते हैं। यहां पर देखोगे Cl के अपोजिट डायरेक्शन में H2 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिस। सिस मतलब समझ रहे हो, सेम साइड। सिस मतलब समझ रहे हो, दोनों ग्रुप सेम साइड। कोई भी दो ग्रुप को आप पकड़ के सेम साइड। अब देखो एक कोई ग्रुप को देख लो, यहां सेम साइड है। अब यहां पर कोई एक ग्रुप देख लो अपोजिट साइड में है, तो बिल्कुल आपको। अब बोलोगे सर यहां पर H2 अपोजिट साइड में। अरे एक देखते हैं, कोई एक ग्रुप अगर सेम साइड में हो तो उसको हम बोल देंगे ट्रांस। और अगर हमको कोई एक ग्रुप हमको दिख जाएगा अगर सेम साइड में है तो ट्रांस नहीं होगा, तो सिस होगा। तो जो पहला वाला एग्जांपल है यही हमारा दिखाएगा क्या, जीआई दिखाएगा। इसके अलावा और सारा केस में जीआई पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर इसके अलावा कोई नहीं है। अरे बी के अलावा भी तो होना चाहिए। सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए। भैया ग्रुप ही है क्या, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए। यहां पर दो ग्रुप है सेम ग्रुप। लॉजिक समझ में आया। सिस ट्रांस बनने के लिए क्या देखते हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में। अरे यार दो हाथ होगा तभी तो हम अपोजिट साइड देखेंगे। हाथ ही एक है तो हम कैसे बोलेंगे कि इसके अपोजिट क्या है, इसके सेम क्या है। तो यहां पर B2 तो है, यहां पर B एक ही है, यहां पर B है ही नहीं, यहां पर B एक ही है। इसीलिए पहला वाला ऑप्शन दिखाएगा सिस ट्रांस, अदरवाइज कोई ऑप्शन दिखाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। द CFSC4 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे मुन्ना क्वेश्चंस में, CFSC दिया हुआ है। CFSC को हम CFSE क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा से दिखाते हैं। CFSC किसके लिए दिया हुआ है, डेल्टा। CFSC किसके लिए दिया हुआ है मेरे मुन्ना, डेल्टा नॉट दिया हुआ है। किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा, COCl6 4-। इसके लिए कितना दिया हुआ है, इसके लिए हमको एक डाटा दिया हुआ है, डेट इज नथिंग बट 18,000 दिया हुआ है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमसे पूछ रहा है CFSC4 टेट्राहाइड्रल ऑफ इसके लिए दिया है, उसके लिए पूछ रहा है। तो देखो हमको एक रिलेशन पता है, डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रखेंगे ये रिलेशन डेल्टा T। उसी तरीका से एक और रिलेशन होता है, डेल्टा SP इक्वल टू 0.1/3। 0.1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है मेरे मुन्ना, 0.3 टाइम्स डेल्टा नॉट। ठीक है, ये रिलेशन होता है। इसमें आप एक बार चेक कर लेना, 0.3 होता है, 1/3 होता है। आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। तो दोनों रिलेशन होता है। आपके सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर है भी नहीं, बोर्ड के लेवल में, जेई लेवल में एडवांस में पाया जाता है, मेंस में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ स्क्वायर प्लेनर, इसीलिए उसको स्किप ही कर दो। अगर आपको जानना है तो आप देख लेना। अब देखो हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास डेल्टा T की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा नॉट कितना दिया हुआ है मेरे मुन्ना, डेल्टा नॉट दिया हुआ है 18,000 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। हाँ या ना। अब इसको क्या कर दो, 9×2 = 18, तो ये कितना हो गया, 4×2 = 8,000। कितना हो गया, 4×2 = 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स क्या आ गया, डेल्टा T। तो डेल्टा T की वैल्यू हमको क्वेश्चंस में निकल के आ चुका है, कितना आ गया, 4,000। 4×2 = 8,000 आया ना, 8,000 कहीं पर है, 8,000 बिल्कुल है, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया, ये एक रिलेशन होता है और बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। कह रहा है क्या, एम्बीडेंटेट लिगेंड की वजह से। एम्बीडेंटेट क्या होता है, मोनोवैलेंट लिगेंड होता है। मतलब देखो एक ऐसा लिगेंड जो दो तरीका से अपना क्या करता है, दो एटम, एक से ज्यादा एटम वहां पर क्या कर रहा होता है, डोनर होता है। तो यहां पर क्या रहा, प्लेडियम कॉम्प्लेक्सेस दो तरीका का लिगेंड बना रहा है। कह रहा है विच कौन सा है। देखो जब भी एम्बीडेंटेट लिगेंड आए ना, क्या बोला, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, जब भी एम्बीडेंटेट लिगेंड आए, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखे, आंख बंद करके हमारा वहां पर एक आइसोमेरिज्म दिखाएगा। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा वो हमारा होगा मेरे मुन्ना, वो हमारा होगा मेरे मुन्ना लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इंटरलिंकिंग ही चेंज हो जाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे तुमने बोला सर कुछ एग्जांपल बता दो, मैंने बोला बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा। जब जब हमारा SCN- आए, जब जब तुम्हारा CN- आए, जब जब तुम्हारा NO2 आए, समझ में आया। अब देखो ये कैसे, यहां पर कई बार नाइट्रोजन डोनर होता है,
कई बार हमारा कार्बन डोनर होता है, यहाँ पर कार्बन डोनर होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीजन डोनर होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, नाइट्राइट नाइट्राइटो, साइनाइड आइसोसाइनाइडो, थायोसाइनाइट आइसोथायोसाइनाइटो। तो ये तुमको पता होना चाहिए। जब जब ये तरीका का लिगेंड जनरली दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए किस तरीका का लिगेंड दिखाएगा, किस तरीका का एग्जांपल दिखाएगा। ये दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये किस तरीका का आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब जब आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखाए तो आंसर क्या आ जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दो डोनर साइट होता है। क्या होता है, टू डोनर साइट। टू डोनर साइट क्या होता है, टू डोनर साइट। दो जगह से डिनोट, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेशन दो जगह से करता है। जब दो डोनर साइट होगा तो एम्बिडेंटेड लिगेंड करेंगे तो लिंकेज अलग हो जाता है। कई बार वो अभी वो नाइट्रोजन से ले, इस केस में क्या अभी वो साइनाइड एससीएन है ना, तो अभी क्या पता नाइट्रोजन से ले रहा होगा, अगली बार क्या पता कार्बन से ले रहा हो। तो इस वजह से डोनेशन लिंकेज है ना सेंट्रल मेटल एटम से, वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द कंपाउंड दिस एंड दिस रिप्रेजेंट। अब देखो बच्चा जब ये देखता है ना तो उसको फट से दिमाग में आता है, अच्छा यहाँ बी आर है, यहाँ सी आर है, यहाँ पर आयन में यहाँ बी आर देगा, यहाँ पर सी आर देगा, और वो आंसर भर देता है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन मतलब वाटर में जब उसको आयनाइज होगा या कोई भी कंपाउंड में जब वो आयनाइज होता है तो डिफरेंट डिफरेंट आयन देगा, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्पीयर। बट इस केस में सावधानी घटी, दुर्घटना घटी मेरे भैया, COSO4 NH3, COSO4 NH3 होल 5। ये दोनों से मैं यहाँ पर हमारा दोनों मॉलिक्यूल ही अलग है, दोनों मॉलिक्यूल अलग है, तो भैया आयनाइजेशन आइसोमर कहाँ होगा। आइसोमरिज्म के लिए आपको पता होना चाहिए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तभी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। मेरे मुन्ना गौर से देखो, यहाँ पर हमारा कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कैसे सेम हो सकता है। यहाँ पर हमारा फार्मूला Br है, वहां पर Cl है, तो दोनों का फार्मूला ही अलग है, तो कैसे हमारा वो आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा। हाँ, अगर मान लो ये Br यहाँ पर होता और इसके जगह पे यहाँ Cl होता है SO4 के जगह पे, तो हमारा आयनाइजेशन, अगर कंपाउंड सेम होता, बाहर में हमारा आयन अलग अलग होता, उस केस में हमारा आयनाइजेशन आइसोमर होता। बट इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, तो सावधानी से करेंगे। इजी क्वेश्चन है, आता है, बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चिलेटिंग एजेंट हैव 2 और मोर देन 2 डोनर एटम। एक से ज्यादा डोनर एटम होता है टू बाइंड द सिंगल मेटल आयन। ठीक है, सही बात है। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, ये चिलेशन नहीं दिखाएगा। यहां पर अगर कोई मेटल एटम है तो ये यहां से भी बाइंड हो रहा होता है, ये यहां से भी, ये भी डोनर कर रहा होता है, ये भी डोनर कर रहा होता है। अगर मैं तुम्हें यहां पर एक मेटल आयन दूं तो ये भी डोनर करता है, नाइट्रोजन भी, ये भी डोनर करता है। ये थाइलाइन डायमीन है, यहां पर भी ये भी डोनर कर रहा होता है, ये भी डोनर। तो इस केस में देखोगे थायोसल्फाइटो, थायोसल्फेटो क्या होता है, थायोसल्फेटो होता है मेरे मुन्ना H2O3 2-। ऑक्सिलेटो क्या होता है, C2O4 2-। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, मैं यहां पर फार्मूला लिख दिया हूं, इथेन 1-डायमीन, यहां पर फार्मूला लिख दिया हूं। अब देखो क्या ये हमारा कह रहा है विच ऑफ द नॉट चिलेटिंग। ये भैया ये चिलेटिंग क्यों नहीं बना पाएगा, समझो। चिलेटिंग के लिए हमको एक मिनिमम 4 या 5 का रिंग चाहिए। यहां रिंग देखो 1 2 3 4, ये रिंग फॉर्मेशन बनता ही नहीं है, लेस स्टेबल, सो नॉट चिलेट। रिंग हमारा नहीं बन रहा है, 1 2 3 4, 4 का रिंग स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यहां पर चिलेशन ये नहीं करता है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया से रिंग बनाएगा और चिलेशन करेगा। 1 2 3 4, यहां पर देखो COO माइनस है, 1 2 3 4 5, ये भी बढ़िया से रिंग बनाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी बढ़िया से रिंग बनाएगा। ये केस में भैया हमारा रिंग नहीं बनाता है, यहां रिंग नहीं डोनेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये 2 है ना, ये डायरेक्ट चिलेशन नहीं बना पाता, रिंग नहीं फॉर्मेशन कर पाता, जिसके कारण ये चिलेशन इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बाकी का सारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है चिलेशन दिखाएगा, इसके कारण ज्यादा स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एज अ लिगेंड। कह रहा है इनमें से कौन लिगेंड नहीं है। लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए, लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए, लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए मेरे मुन्ना, लिगेंड के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर डोनेशन होना चाहिए। लोन पेयर क्या होना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। अब लोन पेयर होगा तभी तो डोनेट करेगा, अरे लोन पेयर होगा तभी तो डोनेट करेगा। अगर आपकी बात करो NO के केस में बिल्कुल है, NH4 के केस में मेरे मुन्ना N, जो भी इसके पास एक लोन पेयर था वो भी H+ ने इससे ले लिया, NH4+ इसके पास कुछ भी नहीं है, अमोनियम आयन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये दे नहीं पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3, वॉयलेट कलर का ये होता है,
एंड याद रखेंगे ये क्वेश्चंस आएगा मल्टीपल चॉइस में भी। एंड CrH2O होल 5 CrCl। अब देखो जब जब हम तुमको फिर एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जब जब एक्वा, क्या बोले, जब जब एक्वा, एक्वा बोले तो H2O एज लिगेंड आएगा तो सावधानी बरत जाना। यहां पर बहुत ज्यादा चांसेज होता है, यहां पर बहुत ज्यादा चांसेज होता है कि वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाए। क्यों? गौर से देखो, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल सारा का सारा अंदर में है, यहां वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर चला गया। तो जब जब ऐसे आएगा, जब जब इस केस में ऐसे दिखाई देगा आपको, तो अलर्ट हो जाना। अगर हमारा H2O, अगर हमारा H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो और एनाइजेशन स्फीयर के बाहर हो, तो उस केस में हमारा क्या दिखाएगा? वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या दिखाएगा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं H2O के केस में, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? जब जब हमारा H2O, जो लॉजिक बता रहा हूं ना, इसको ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखो H2O यहां पर क्या है? बाहर में है। यहां पर H2O क्या है? हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है। और H2O अगर बाहर अंदर हो रहा है तो इस तरीका के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, IUPAC नेमिंग। अब इसका फिर से हमारा सेम क्वेश्चन आ गया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताओ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है भैया, IUPAC नेम बताओ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मैं सीधे यहां लिख रहा हूं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है लिखेंगे? डाई अमाइन। क्या लिखेंगे मेरे मला? डाई अमाइन, हाँ या ना? डाई अमाइन। उसके बाद क्या है? नाइट्राइट्रो है और क्लोराइडो है। फिर इसके बाद लिखेंगे क्लो, CHLO RIDO, क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। अब यहां पर एन से डोनेट कर रहा है, यहां पर किससे डोनेट कर रहा है? एन से डोनेट कर रहा है, नाइट्राइटो एन। ठीक है मेरे मुन्ना, ठीक है। नाइट्राइट भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या? प्लेटिनम, तो लिखेंगे प्लेटिनम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से समझना मुन्ना। अब देखो इस क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसका एक्स। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो सर 0, 2 अमोनिया इंटू 2 प्लस सर यहां पर सर क्या हमारा सर एक ही हमारा क्या है? Cl है, तो -1, अरे हाँ या ना, इंटू 1 प्लस NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है? NO न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, कोई चार्ज होगा ही नहीं, बिल्कुल चार्ज होगा। NO2 नाइट्राइटो होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ना, N डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करता है, तो यहां पर क्या है? एक है और इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? -1, और यहां -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +2। समझ में आया? अरे समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया ना सर, बिल्कुल आया ना सर। x ऊपर +2 आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे मुन्ना? जिसका नाम लिख रहे थे यहां पर आ गया +2। अब देख लो, +2 यहां पर भी है, +2 यहां पर भी है। डाई अमाइन, डाई अमाइन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम होगा। अभी बताया था, अभी लॉजिक सिखाया था क्या? अगर हमारा एनाइनिक लिगेंड होता तब आता प्लेटिनेट। कैटाइनिक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस दोनों के केस में सेम होता है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया सारा सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था। अब हमारे सामने स्क्रीन के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको करेंगे, ध्यान से करेंगे। क्या रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? जनरली, क्या लिख रहा हूं? जनरली, हमेशा नहीं, जनरली अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग करा देता है। आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब हम देख लेंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर कहां पे होगा। अब इसको हमको निकाल के देखना पड़ेगा मेरे मुन्ना, एक एक क्वेश्चंस को निकाल के देखना पड़ेगा। गुड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, CONH3 होल 6 क्या चार्ज है? +3 का चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस पे अगर हम चार्ज निकालेंगे तो कितना चार्ज निकलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे यह देखो x + 6 × 0। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इक्वल टू +3, तो x का कितना आ गया? +3 आ गया। मतलब CO किस में है मेरे मुन्ना? CO किस में है मेरे मुन्ना? +3 स्टेट में। CO किस में है मेरे मुन्ना? +3 स्टेट में। कोबाल्ट का क्या होता है? स्केडियम टाइटेनियम। अब तुमको दे भी रखा है, देखो ना कोबाल्ट कितना रखा है? 7, तो 3d7 4s2 ये होता है, 3d7 4s2 होता है। लेकिन यहां पर क्या है? कोबाल्ट +3 में आ गया है, दिखा? कोबाल्ट +3 में आ गया तो क्या आ जाएगा? 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, 3d6 हो जाएगा। अब 3d6 आएगा, 3d6 आएगा तो अब देखो क्या कैसे करेंगे? 1 2 3 4। अब देखो 3d6 आएगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? अब हमारा NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2
3 4 5 6, ये तो 6 हुआ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या आ जाएगा मेरे मुन्ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह, मैं बाहर आउटर वाला इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं बनाता हूं, आप समझ लेना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, ये पेयरिंग करेगा। पेयरिंग क्या ऐसे करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मेरे मुन्ना ध्यान से समझो, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया पेयरिंग कैसे किया। अरे ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर दिया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, डी वाला जो ऑर्बिटल है ये खाली हो गया। डी वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, तो इसका अगर हमको पूछता कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो आ जाता D2 इनर ऑर्बिटल है ना sp3, 6 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, D2 sp3 आ जाता। अच्छा क्या ये डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया, पहला क्लियर हुआ। समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, बिल्कुल आया सर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, दूसरा MnCN6। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां पर भी है, Mn कितना में है, Mn कितना में है मेरे मुन्ना, देखो Mn अगर गौर से देखोगे तो MnCN6 3-। अब निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X माइनस का सर +6 इंटू -1। अरे साइनाइड हमारा निगेटिव मतलब एनाइनिक लिगेंड है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर भी साइनाइड भी कितना में, मतलब मैग्नीज भी कितना में है, +3 में। नॉर्मल मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो मैग्नीज तुम्हें दे रखा है 3d5 मेरे मुन्ना और 4s2। अब अगर Mn हमारा कितना में है, +3 में है, तो +3 में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, तो 3d4 हो गया। 3d4 के केस में क्या होगा, 3d4 के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 4। लेकिन ध्यान से देखो Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा। ये यहां चलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, तो पेयरिंग हो जाए, यहां चलाएगा। तो ये वाला, अब देखो इतना ज्यादा पेयर नहीं होगा, आंख बंद करके पेयर मत करने लगना, आंख बंद करके मेरे मुन्ना पेयर मत करने लगना। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, समझो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तो है ही 1 2 3 4, ये है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इतना ही पेयर करेगा कि इनर ऑर्बिटल 2 ही डी चाहिए, तो सबको पेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा। इसमें क्या था, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आया था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया था, यहां, सॉरी उल्टा मैं कर गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आया था, यहां पर पहले से ये पेयर था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां। बट इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तो आया, क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे मुन्ना यहां आ गया, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसको 2 ही ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो D2sp3, लेकिन हमारा अनपेयर्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि ये वाला, अरे उसको 2 ही ऑर्बिटल चाहिए ना D2sp3 बनाने के लिए। D2sp3 अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसको 2 ही ऑर्बिटल चाहिए ना, तो पेयरिंग क्यों कराएगा, जबरदस्ती का एनर्जी क्यों अपना नुकसान करेगा। तो समझ में आया। तो तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला एग्जांपल की बात करूं, FeCN6, Fe यहां पर निकाल लो, FeCN6 4-। हाँ या ना। अब देखो फिर से निकालते हैं, कितना है, x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 4, तो x किस में है मेरे मुन्ना, +2, मतलब Fe किस में है, +2 में है। नॉर्मल अगर Fe की बात करूं, Fe कितना में होता है, Fe कितना में होता है, देखो 3d6 4s2, 3d6 4s2, हाँ या ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो Fe2 प्लस कितना में हो जाएगा, 3d6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका भी पेयरिंग देखिए, इसका भी कैसे पेयरिंग हुआ देखना, 1 2 3 4। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमारा कौन सा Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो देखो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 पेयरिंग होगा, क्या होगा मेरे मुन्ना, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। किसका पेयरिंग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। ये वाला जो है वो यहां चलाया, ये वाला जो है वो यहां चलाया, और पेयरिंग इस तरीका से हो गया। यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था, तो यहां पर D2sp3 यहां पे बनेगा। अरे इसको 2 ऑर्बिटल चाहिए ना, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 बनेगा। तो लेकिन ये हमारा क्या बन गया, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। उसी तरीका से FeCN6 Fe+3 में कैसे मेरे जो दिख गया। अरे यार लॉजिक समझाओ ना दिमाग। अगर चौथा वाला केस करो, यहां पर 3 Fe+3 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड बच जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। लॉजिक समझ में आया। मैंने पूरा क्रिस्टल ओपन कर करके 1 बाय 1 करके आपको दिखाया
कैसे पता करेंगे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है उसका क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए। जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपेयरिंग करो, अगर नहीं होता तो अनपेयर्ड रहता, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आप देख लो। चौथा ऑप्शन इजी है, अरे यार एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो पैरामैग्नेटिक ही रह जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn Fe CO Ni आर दिस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहां बनता है, देखो फिर मैं कह रहा हूं, एक वर्ड कह रहा हूं जनरली, क्या कह रहा हूं, जनरली क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, WFL लिख रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, लेकिन हमेशा नहीं होता। अभी मैं क्या दिखाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बट जनरली बता रहा हूं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली वीक फील्ड लिगेंड बनाता है। अब देखो हमसे क्वेश्चंस क्या कहना है कि हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस किस में होगा, तो मेरे को मुन्ना एक एक करके फिर से निकालना पड़ेगा, एक एक करके फिर से निकालना पड़ेगा। देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान से, MnCl6, ठीक है, 3-। अब इसमें कैसे हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मैं देखो x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3, x की वैल्यू कितना आ गया, +3, मतलब कितना, Mn कितना में है मेरे मुन्ना, +3 में है, हाँ या ना। तो Mn अगर नॉर्मल स्टेट में होता तो कितना में होता, मैग्नीज का देखो एटॉमिक नंबर 3d5 4s2। ये कैसे लिख रहे हैं 3d5, देखो यार 25 है ना तो d5 होगा, 26 होगा d6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियोडिक टेबल में मैं सिखाया हूं, वो लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो जाके, और बेहतर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि मैं बताते चल रहा हूं। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा, तो d4 मच जाएगा, हाँ या ना। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, अरे यार हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, चलो मैं करके दिखा भी देता हूं, 1 2 3 4, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा नहीं, अरे Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मेरे मुन्ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया, तो तुम बोलोगे 4 निकल गया, हाँ या ना। दूसरा ऑप्शन की बात करूं, दूसरा क्या है, Fe F6 3-, हाँ या ना। यहां पर भी अगर आप निकालने जाओ, सबसे पहले हम क्या बोले हैं आपको निकालने के लिए कि कितना हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम यहां पर बोलोगे +3 में है। जैसे +3 में पता चल गया, Fe कितना में होता है, नॉर्मल, Fe नॉर्मल देखो 3d6 4s2 होता है, हाँ या ना। अगर मैं चला 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो किस में निकल जाएगा, 3d5 निकल जाएगा, अरे यार 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो वैसे ही दिख गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे यहां पर इस केस में भी हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन की बात करूं, CO कोबाल्ट है और Fe6 3-। कैसे निकालेंगे, सेम कहानी जो बताया आया हूं वही चीज, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, आपको एक बार सिखा दिया, यहां +3 में है हमारा, CO कितना में है, कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, तो CO अगर नॉर्मल में होता, कोबाल्ट नॉर्मल में होता तो कितना होता, कोबाल्ट नॉर्मल में होता 3d7 4s2, 3d7 4s2, यहां पर कितना में है मेरे भैया, कोबाल्ट कितना में है, +3 में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d6 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो 3d अगर जैसे 6 हुआ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लूंगा सर, कैसे निकालूंगा, 6 वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही, अरे एक पेयरिंग हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक फिर से पेयरिंग स्टार्ट हो जाता ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, इस केस में भी 4 आ गया, 4 अभी कहीं और आया था, तो ये और ये दोनों जो है हमारा सेम आ गया, यानी A और C, मतलब ये और ये सेम आ गया। इस केस में निकेल, यहां पर पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, या जो भी होगा आप निकाल के देख लेना। चलो निकाल ही देता हूं, गरीब आदमी, क्या पता आप पूछ लोगे सर ये कैसे, आप एक क्वेश्चन सब में छोड़ देते हो, नहीं भैया कर ही देता हूं। लो NH3 और यहां पर कितना आ गया 2+, तो ये जो हमारा है निकेल है, न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, देखो x + 0 = +2, तो x कितना आ गया मेरे मुन्ना, +2, तो हमारा इससे हमको क्या पता चल गया, निकेल कितना में है, +2 में है। निकेल अगर नॉर्मल में होता तो कितना में होता, गौर से देखो निकेल कितना में होता, 3d8 4s2, हाँ या ना, निकेल +2 में है तो कितना में आ जाएगा, 3d8 आ जाएगा, क्लियर। अब जब 3d8 आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग हो जाएगा,
ये वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग हो जाएगा, समझ रहे हो। और पेयरिंग नहीं, यहाँ नॉट पेयरिंग नॉट पॉसिबल, इंपॉर्टेंट केस, पेयरिंग, इस केस में पेयरिंग नॉट पॉसिबल, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। पूछो क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे मुन्ना, ये ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चंस को ध्यान रख लेना, ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट आ गया, बातों बातों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो अगर पेयरिंग कर भी दिया, मेरी बात को समझो, अगर पेयरिंग कर भी दिया तो एक डी ऑर्बिटल खाली होगा, dsp4 तो नहीं बनेगा, d2 चाहिए, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल खाली कहां से होगा, तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगा, इस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हमसे पूछता कि कौन कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आउटर ऑर्बिटल ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, चारों ऑल 4 आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आर करेक्ट विथ सीओ। अरे अभी तो अब निकाल के सिखा दिया, अभी तो मैंने आपको इतना अच्छा से निकालना सिखाया है। FeCN6 कौन, क्या हमारा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, FeCN6 क्या है मुन्ना, 3 यही है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम सर हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो x प्लस का सर 6 है, एक पे चार्ज होता है -1, माइनस का 3, तो x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3, तो x पे कितना आ गया सर +3। मतलब x क्या है सर, सेंट्रल मेटल एटम। मतलब अगर आयरन नॉर्मल में होता, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, है ना, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन 3d6 4s2 रटा होता है बच्चों को। मैं आपको करके दिखाता हूँ एज ए स्टूडेंट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर Fe+3 में है, तो क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हो जाएगा 3d5, हाँ या ना। 3d5 होगा जैसे आपने ऑर्बिटल बना लिया, 3d5 होगा जैसे आपने ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5, बट होगा क्या, होगा क्या सर, पेयरिंग होगा। ये यहाँ वाला आ जाएगा, यहाँ वाला आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या पेयरिंग होने के बाद, पेयरिंग हो गया, और पेयरिंग होने के बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, बिल्कुल बच रहा है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, बिल्कुल बच रहा है। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, पेयरिंग होने के बावजूद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब उससे क्या पता चल गया, ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद क्या है, पैरामैग्नेटिक, हाँ या ना मेरे मुन्ना। अच्छा सर, उसके अलावा हमसे क्या पूछ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अरे 2 d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, और हमारा D2sp3 पता चला कैसे हुआ, अरे 2 d यूज करेगा और बाहर वाला sp3 यूज करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन मुन्ना क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा सर D2sp3। कैसे पता चला, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, हर एक इंफॉर्मेशन में दे दिया, आप देख लो आंसर क्या है। पैरामैग्नेटिक बिल्कुल होगा, D2sp3 बिल्कुल होगा। आसान होता है, जो आपको लॉजिक समझाया, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं, इतना लंबा नहीं करना होता, जब प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग से हो जाएगा। हम आपको करके दिखा रहे हैं, इसलिए इट विल टेकिंग टाइम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एन एक्वस पिंक सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड चेंजेस टू डीप ब्लू कलर। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन डीप ब्लू में कलर एडिशनल ऑफ HCl, HCl के कारण। क्यों, क्योंकि मेरे भैया आपको पता होना चाहिए COH2O जब एक्वस सॉल्यूशन था तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास हमारा कौन सा लिगेंड था, H2O लिगेंड था। लेकिन जैसे उसमें हम HCl डाले ना, मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं COH2O6, ये कब है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे हम उसमें HCl डाले एक्सिस अमाउंट में, तो अब ये क्या करता है मेरे भैया, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके ये कंपाउंड क्या कन्वर्ट कर लेता है, COCl4 2-। समझ रहे हो। तो यहां पर जो ये कलर होता है, यहां पर जो इसका कलर होता है, यहां पर जो इसका कलर होता है, इसका कलर होता है पिंक, यहां पर इसका कलर होता है पिंक, और ये चेंज हो जाता है किसमें, डीप ब्लू में। ये चेंज हो जाता है डीप ब्लू में। क्यों, क्योंकि HCl ये एक्सिस में, HCl क्या है मेरे मुन्ना, एक्सिस में, एक्सिस में है, तो रिएक्ट करके H2O को रिप्लेस कर देता है क्लोराइड आयन, ऑक्टाहाइड्रल से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और आपको पता होना चाहिए टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स स्मॉल स्प्लिटिंग करता है, जिसकी वजह से कलर डीप ब्लू हो जाता है। तो वहीं पर देखो, जो मैं आपको बोला ना लास्ट वाला स्टेटमेंट, वही लिखा हुआ है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इज स्मॉलर स्प्लिटिंग। ये क्या है, ये जो मैं यहां लिखा हूं, ये ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होता है स्क्वायर क्लेनर, फिर ऑक्टाहाइड्रल, सबसे कम होता है टेट्राहाइड्रल में। तो यहां पर ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स था, यहां पर जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स था मुन्ना, ध्यान से समझेंगे, अरे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहां पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स था, यहां हमारा था ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, और ऑक्टाहाइड्रल से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हो जा रहा है टेट्राहाइड्रल में,
टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग कम होता है, कम स्प्लिटिंग की वजह से सीएफएससी कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो डीप ब्लू कलर दिखाई देगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं यहां पर पिंक कलर होता था, क्यों? क्योंकि H2O था, यहां पर Cl। समझ में आया? जो मैंने लॉजिक बताया वही यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब आप देख लो अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको पता होना चाहिए। जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक, दो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं। नीट मेरे मुन्ना 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, जाके पेपर में देख लेना। नीट 2023 में डिटो क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जेई, उसके बाद किस में कह रहा हूं, जेई 2019, 2022, 2023 में भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो जेई में तो बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे पीवाईक्यू होते हैं। अब देखो होमोलैप्टिक क्या होता है। होमो नाम से ही स्पष्ट है, मतलब सेम, सेम। और आगे क्या है? लैप्टिक, मतलब सेम। लैप्टिक मतलब लिगेंड। जब सेम लिगेंड होगा, सेम लिगेंड होगा मेरे मुन्ना, सेम लिगेंड होगा, सेम लिगेंड, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक। और एक होता है हेट्रोलैप्टिक। क्या होता है? हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक मतलब डिफरेंट लिगेंड। हेट्रोलैप्टिक मतलब हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। और जब डिफरेंट लिगेंड होगा एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक। अब देख लो किस किस के अंदर हमारा सेम लिगेंड है। यहां पर NH3 सारे के सारे हेट्रोलैप्टिक हो गया, NH3 और Cl है, ये तो होगा नहीं। CN है सारे के सारे हेट्रो होमोलैप्टिक, NH3 ये तो होगा नहीं। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। आसान है क्वेश्चन, आसान था। जेई में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बट आते हैं, बोर्ड में भी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलैप्टिक, अभी बताया। हेट्रोलैप्टिक क्या होगा? ये होमोलैप्टिक हो गया, ये हेट्रोलैप्टिक हो जाएगा, ये होमोलैप्टिक हो गया, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया। उसी का भाई देखो डिट्टो क्वेश्चन है, ये जैसे पूछा उसी का क्वेश्चन रिपीट। इसीलिए मैंने बोला ना जेई, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे मुन्ना, जेई, अगर आप जेई वाले बच्चे हो, CUET वाले बच्चे हो, नीट वाले बच्चे हो, या फिर बोर्ड दे रहे हो, जिसके लिए भी दे रहे हो, ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, हर एक जगह पूछा जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप मान लो 2 एग्जाम में, मोर देन 1 एग्जाम में बैठोगे तो आपको जरूर से ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, इतना गारंटी मैं दे सकता हूं। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव फ्लोइंग कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमसे कहना चाह रहा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? नो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एब्सेंट ऑफ सिमेट्री बोले तो क्या बोले? तो एब्सेंट ऑफ सिमेट्री, एब्सेंट ऑफ सिमेट्री। जब मॉलिक्यूल में हमारा एब्सेंट ऑफ सिमेट्री होगा तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो पहला ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन की बात करूं, CO क्या है मेरे मुन्ना? CO है, ठीक है। अब देखो कैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, कैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, ध्यान से समझो। यहां पर है EN, ठीक है, यहां पर है EN, ठीक है। अच्छा EN हमारा बाइडेंटेट लिगैंड है, ठीक है। तो दो डेंटिसिटी एक साथ होगा, तो यहां पर एक EN हो गया, यहां पर एक EN हो गया, ठीक है, और यहां पर एक EN। तो ऐसे होगा नहीं, तो इसको कैसे दिखा दो आप? यहां पर एक ले लो और यहां पर एक ले लो, तो एक EN यहां पर है मेरे मुन्ना और एक EN यहां पर है। मतलब एक्चुअली में 2 डेंसिटी होती है ना, तो यहां पर भी डोनेट कर रहा है, इससे भी डोनेट कर रहा है। यहां पर POS CS मिलेगा, यहां पर POS CS मिलेगा, POS CS मिलेगा। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्टिकली कंपाउंड हैव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, तो POS CS आपको देखना है। क्या देखना है आपको? POS CS देखना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर कैसे भी काटोगे ना, ऐसे काटोगे तो भी ये नहीं कटेगा, ऐसे काटोगे तो भी ये नहीं कटेगा। ये नो POS CS, यहां पर नो सिमेट्री, मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, चाहे POS चाहे COS, कोई भी सिमेट्री नहीं है। उसके बाद अगर मैं ट्रांस की बात करूं, ट्रांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ट्रांस की बात करूं, दूसरा एग्जांपल ध्यान से समझना, क्या है? CO। ये वाला एग्जांपल ट्रांस से समझना, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे मुन्ना। यहां पर क्या है? EN, ये क्या है? ट्रांस वाला है ना। तो ट्रांस वाले के केस में Cl को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। यहां पर आ गया EN, यहां पर आ गया EN। अब देखो इस केस में देखो तुमको दिख रहा होगा, अगर तुम मॉलिक्यूल को ऐसे कट करोगे, इसमें POS प्रेजेंट है, दिखा। लेकिन अगर यही सिस आ जाता, सिस आ जाता मतलब CN यहां चला जाता, सिस हम यहां बनाते हैं तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन यहां बनाते हैं, क्या है? CO। अब समझो इधर एक Cl है तो एक Cl यहां पर है, समझ रहे हो? एक Cl यहां पर है मेरे मुन्ना, ठीक है। एक Cl मैं कैसे दूं? चलो एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है,
ठीक है। अब देखो यहां पर एक EN बनाया, ठीक है, और दूसरा कहां गया, सॉरी, यहां पर एक EN है, यहां पर एक EN है, इसमें फिर से कोई POS US नहीं पाया जाता है, नो सिमेट्री। आप कट करके देख लो, किधर से भी आपको सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो जो पहला और तीसरा वाला ऑप्शन है उसमें हमारा क्या है, पहला और तीसरा वाला के केस में आपको क्या पाया जाएगा, नो POS US। बस इस वाले के केस में आपको COS बिल्कुल पाया जाएगा, इस वाले केस में बिल्कुल COS पाया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक तो पहला आ जाएगा, एक तीसरा आ जाएगा। सिस केस में, ट्रांस के केस में देखो ना बिल्कुल POS पाया जा रहा है, ये देखो कट जाएगा, या फिर ऐसे काटो मॉलिक्यूल कट जाएगा, समझ रहे हो। बाकी और के केस में नहीं कटेगा यार। यहाँ पर तो ये मतलब अभी बताया था MA5B6, यहाँ पर तो ये बताएगा ही नहीं, ये दिखाएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड बिहेवियर इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर बताते हैं। इथेन, पहले इथेन बनाए, 1,2 डायमाइन, तो इधर भी MiNH2, इधर भी MnH2। अब देखो यहां से एक डेंसिटी होती है, यहां से एक डेंसिटी होती है, तो ये हमारा क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर यहां पर सेंट्रल मेटल एटम होगा तो ये दो तरीका से लिगेंड करता है। अब देखो इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, बिल्कुल न्यूट्रल लिगेंड है, कोई बात नहीं है इसमें कहीं चार्ज न्यूट्रल लिगेंड। इट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल डाइडेंटेट है। इट इज अ चिलेटिंग है, बिल्कुल चिलेटिंग है। यूनिडेंटेट नहीं है। देखो सब आपको, जब हम जैसे स्ट्रक्चर बनाए इथाइल 1, डायमाइन, आपको सारा कुछ चमक गया होगा, आपको कोई समझने में दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आया, समझ में आया। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा रिंग बना रहा है। डाइडेंटेट क्योंकि दो तरीका की डेंसिटी दी होती है, न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बता के रखा है। लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए, लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए मेरे मुन्ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के केस में क्या होना चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म के केस में मैं बता के रखा हूं क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, हाँ या ना। जब जब एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा तो वो हमारा क्या दिखाएगा, जब जब एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा तो क्या दिखाएगा, जब जब एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा तो क्या दिखाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब क्वेश्चंस में देख लो, सर यहां पर NO2 की वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, सर CO यही दिखाएगा, SCN की वजह से सर एम्बीडेंटेट लिगेंड, CN होता तो वो भी ले लेते, बट दो ही ऑप्शन है। समझ में आया, थोड़ा पानी पी लेता हूं, जल्दी से ये क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तक क्या है, अभी तक हमने जितना भी असर्शन रीजन मतलब और मैचअप्स के अलावा सारा क्वेश्चंस कर दिया। अभी ये क्वेश्चंस बचा है, इसका जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से। बताओ भाई, मैच द कलर कॉम्प्लेक्स कलर कॉलम 1 टू कॉलम 1। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन कलर होगा, देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आपको कलर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए। और एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आता है आने का। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप मत करना, आप जहां पढ़ते हो वहां पर लिख लेना पहले। देखो CuNH3 का कलर ना ब्लू होता है। कोबाल्ट का कंपाउंड जो होता है ना, जनरली कोबाल्ट का फ्लेम होता है ना, वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है, वहां से मैं याद रखा हूं क्रो ग्रीन, मतलब क्रो ग्रीन बोलता हूं, कॉपर ब्लू मतलब कॉपर ब्लू बोलते हैं, कोबाल्ट ब्लू। अब देखो अगर टाइटेनियम की बात करूं ना, टाइटेनियम का लोइस येलोइस ऑरेंज होता है। अगर मैं आपसे बात करूं NiH2O का होल का, तो इसका कलर ग्रीन होता है। और अगर मैं निकेल H2O की बात करूं EN होल ट्वाइस, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। उस हिसाब से देख लो आपका कोई आंसर है, आंसर सेकंड भैया सही है। ये वाला जो क्वेश्चंस होता है कलर वाला क्वेश्चंस, फिर कह रहा हूं याद कर लेना, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे FYQ लिख रहा हूं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, और आएगा तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको क्या होगा, याद होगा, रिमेंबर, जिसको क्या होगा, याद होगा। इसका कोई ट्रिक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बताऊं। कलर है, अरे जैसा जो कलर है वो दिखेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चंस, अरे यार ये क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस बहुत, क्लोरोफिल का यूज किसमें करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं, मैग्नीशियम नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ब्लड पिगमेंट में क्या होता है, आयरन होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट रोविडियम होता है, RH होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। जैसे आप स्टार्टिंग पढ़ोगे ना, चैप्टर स्टार्ट करोगे किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NCERT, वहीं पर आपको दिख जाएगा, वहीं पर आप दिख जाएगा, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब देख लो मैग्नीशियम ए का दिया हुआ 5, ए का 5 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आगे कहीं ऑप्शन ही नहीं मिला। तो ये वाला जो चीज है ना, ये यूजेज वाला है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कहाँ यूजेज होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंपाउंड नहीं पूछेगा, बट ये पूछ लेगा कि इस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में हम अरे अभी तो तुम्हें सिखाना निकालना सिखाया था, अभी तो तुम्हें निकालना सिखाया था। देखो Cr H2O होल 6 प्लस 3। अब देखो मैं सीधे लिख रहा हूं, Cr किस में है? प्लस 3 में। Cr प्लस एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, 3d4 3d4 4s2 होता, 3d3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? अरे नॉर्मल क्रोमियम का होता 3d4 4s2, जब 3d इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो 3d3 नहीं बच जाएगा, और जब 3d3 बचेगा, हमारा ये वीक फील्ड लिगैंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। देखो अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। रुक जा भाई, देखो इलेक्ट्रॉन फिल करो, कितना है इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। भैया वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग होगा नहीं, D2sp3 होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। D2sp3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, D2sp3 3 इलेक्ट्रॉन, एक आ 3। देखो या तो ये होगा, अब जैसे हमने किए, या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बी का कर लेते हैं, बी का कर लेते हैं, आंसर पता चल जाएगा बी वाला। मतलब ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा, दूसरा कर लो CO, ठीक है मुन्ना, Cn होल 4 2 प्लस। तो यहां पर CO कितना में है मेरे मुन्ना? +2 में। कैसे पता चल गया? -2 +2। अब देखो एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, 3d7 3d7 4s2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3d7 आ जाएगा, हाँ या ना? अब 3d7 के केस में अगर इलेक्ट्रॉन को तुम फिल करो, 3d7 के केस में अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करो मुन्ना, 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग होगा, बिल्कुल पेयरिंग होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चलाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चलाएगा? यहां चलाएगा, पेयरिंग होगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर D2sp3, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंडीशन होगा, D2sp3 होगा, ठीक है। और पेयरिंग होने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना इतना आसानी से, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस है मुन्ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा? D2sp3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, D2sp3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, DsP2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी दिख रहा है। यहां पर क्या दिखा था? D2sp3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। उसके केस में अब तुम्हें पता चल गया यही आंसर सही होगा, तीसरा वाला ये वाला गलत हो गया। तो मैंने बता दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का केस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉजिक भी कहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे बनाएगा ये? सॉरी यार, सॉरी, इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए। अरे यार इस बात को समझो, इसमें कितना डी ऑर्बिटल चाहिए? एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए, तो एक डी ऑर्बिटल तो खाली है। हमारे दिमाग में ये आ रहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन खाली चाहिए होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो यहां पर नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आप करके रखना। फिर भी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा ऑप्टिकल कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? कौन सा ऑप्टिकल कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा? अरे ये देखो, ये देखो क्या देगा, ए का क्या देगा? ये देखो भैया ज्योमेट्रिकल देगा। ये क्या है? एम, अभी तो बताया हूं, अरे अभी तो बता के आया हूं, MA4B2 टाइप का देगा। जब ये होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। अब देखो सेकंड, बी का क्या होगा? EN2, सी से, तो सी से तो क्या दिखाएगा? सी से ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर क्यों? क्योंकि यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं, अभी बताया था रे, अभी बताया था। सिस ऑफ, देखो सिस वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। कहां गया, कहां गया क्वेश्चन? इधर है क्या? ये देखो सिस वाला क्या दिखाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांस वाला में PUSCS होता था तो कोई मतलब नहीं दिखाएगा, यही क्वेश्चन था वहां पर, तो इसीलिए मैं तेजी से करा रहा हूं। तो बी का क्या आ जाएगा यहां पर? ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा आपको ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। उसके बाद तीसरा की बात करूं तो ये आयनाइजेशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंस है। एम्बीडेंटेट, कौन सा एम्बीडेंटेट? NO2 वाला प्रेजेंट है। ये कौन सा आइसोमरिज्म दिखाएगा? ये देखो दो आयनाइज, अरे दो एस्पियर है, तो ये हमेशा ऐसे, जब भी दो एस्पियर हो ना तो ये दिखाएगा कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, हाँ या ना? इजी क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन के सामने था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। गरीब, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तेजी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तेजी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मैं यही निकालता हूं, X, NCS के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। SO3, तो SO3 के ऊपर -2, तो ओवरऑल -2। समझ में आया? तो ये कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा X = +1। यानी ए का कहीं पर तीसरा दिख रहा है, कुछ तो गलती किया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी, यहां पर जो है ना ये -2 = 0। समझ में आया? ये -2 = 0। NCS -1 होता है। NCS का स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए।
एन सी एस, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये हमारा NCS होता है, ठीक है। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और SO3 2 माइनस होता है बराबर 0, तो SNH +3 निकलेगा, +3 कहीं है, A का 5 कहीं ऑप्शन में, A का 5 बिल्कुल यहाँ है। अब देखो अगला करो, यहां पर करो, यहां पर क्या आएगा, बाहर निकाल के ही कर लो, दूसरा ऑप्शन CONH3 होल 4 Cl2 SO4, ये कैसे निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, x +0 -2 बराबर 0, x की वैल्यू +4, कहीं पर है A का क्या निकला, A का निकला था +3, A का निकला था मेरे मुन्ना +3 है, A का प्लस, इससे क्यों मैच कर रहे हो, A का +3, B का +4, A का 5, B का 1, यही आंसर सही हो जाएगा, आंसर तीसरा ही सही हो जाएगा। बाकी आप करके देख लो, SO3 2 माइनस थायोसल्फेट आयनस है, इस पे 2 माइनस हो जाएगा। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, +4 निकाल के देख लो, +4 प्लस x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2 कहीं पर है 4 दिख गया, और यहां पर देखो 2x बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोबाल्ट इज न्यूट्रल लिगेंड ना, CO इज कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका आ जाएगा 2, इसका आ गया 2। मैंने करके दिखा दिया, आसान है यार, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक आसान कह रहा है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, असर्शन रीजन के, असर्शन रीजन वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टॉक्सिक मेटल आयन, क्या कह रहा है, टॉक्सिक मेटल आयन आर रिमूव्ड बाय चिलेसिंग। देखो चिलेसिंग करने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ने से जो टॉक्सिसिटी है वो कम होता है, चिलेशन कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू मोर स्टेबल, सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टॉक्सिसिटी होती है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ने से टॉक्सिसिटी क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन, CROS आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग कैसे पता चलेगा, इसका आप क्या करके निकाल लो, इसका क्या करके निकाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो पहला क्या है, CrH2O होल 6 Cl2, x +0 -2 बराबर 0, तो x कितना में है, +2 में है, और जब x +2 में है तो कोबाल्ट +2 में देख लो क्या रिड्यूसिंग नेचर का होगा भैया, स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट 3d7 और 3d7 अभी बताता हूं। उसके बाद क्या है, Fe है, H2O। देखो जिस क्वेश्चंस में लॉजिक आ रहा है ना उसको मैं बहुत डिटेल तरीका से बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जहां पे कलर वगैरह में कोई लॉजिक ही नहीं है, कलर याद रखना पड़ेगा, और जो इजी क्वेश्चन है तो उसमें क्या ही लॉजिक बताऊं। Fe कितना में हो जाएगा मेरे मुन्ना, आयरन कितना में हो जाएगा 3d5। अब देखो यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, अभी समझ में आ जाएगा। स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन 3d6 हो जाएगा ना, यहां पर क्या हो जाएगा 3d6। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर फिल करो 1 2 3 4 5 6। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, 3d5 बना लेगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब मेरे लल्ला लूज करना चाहेगा, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करना चाहेगा तो हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। यहां पर ये भी हमारा अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये भी 3d5 बनाना चाहेगा, तो ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला अनपेयर्ड जिसकी वजह से, लेकिन ये इसकी वजह से है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट असर्शन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन ये थोड़ी ना है। एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, मतलब 3 जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उससे 3d5 बनना चाहता है, इसीलिए ये करना चाहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये लूज करके 3d5 बनाना चाहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेट, बिल्कुल सही है। एम्बिडेंटेट लिगेंड हैव 2 डिफरेंट एटम, मतलब ये तो रिपीट ही हो गया, आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि मैं बोला हूं जब जब लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाएगा तो उसके लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, इस केस में है और वो दिखाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कॉम्प्लेक्स Ma6 एंड Ma5 आर डू नॉट शो आइसोमरिज्म। मैंने बताया ये किस तरीका का है भैया, यहां पर 6, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल। अरे यार ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, Gi के लिए क्या होना चाहिए, या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, और सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम
2 सेम एटम होना चाहिए, 2 सेम एटम होना चाहिए। अब इस केस में देखो भैया, यहां पर एक भी सेम एटम, मतलब सारे के सारे 2 सेम एटम होना चाहिए। यहां पर मतलब मिनिमम 2 सेम एटम ऑफ डिफरेंट टाइप, समझिए, डिफरेंट टाइप। जैसे मैं लॉजिक बताता हूं, अब इसको और क्लियर कर देता हूं। MA4B2, मतलब देखो यहां पर B2 है, 2 सेम एटम है, 2 सेम टाइप का है, तो 2 डिफरेंट टाइप का 2 एटम होना चाहिए। यहां पर X ही एक टाइप का है, यहां पर L एक ही है, एक और L होता तो हो जाता, तो ये नहीं दिखाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वही लिखा है, नॉट शोन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6। जनरली 6 वाले जो होते हैं ना, वो कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये दिन दहाड़े गलत कह रहा है। अभी तो मैं बोला देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन ये फिर भी हमारा क्या दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है। असर्शन सही है, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर 3 सही हो गया, आंसर 3 सही हो गया। समझ में आया, आंसर 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर सही है ना, असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, डू नॉट शो कह रहा है, सही बात है। और कह रहा है रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, बिल्कुल रीजन फॉल्स है, रीजन गलत है। अगला क्वेश्चन, नॉट शोन बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा मुन्ना, निकाल के देखना पड़ेगा। ये वाला जब जब क्वेश्चन आता है ना, आपको करके देखना पड़ेगा। वैसे अभी तक अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट ही कर दूं, बट तुम मेरे को बोलोगे सर ये कैसे कर दिए, पता ही नहीं चला। तो लो करके दिखा देता हूं। x - 6 = -3, तो x के बराबर क्या आ गया, +3 में आ गया। x कोऑर्डिनेशन स्टेट कितना में है, +3 में। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं Fe कितना में है मेरे मुन्ना, +3 में। और +3 स्केडियम, टाइटेनियम, मिलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। 3d6 होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d5 हो जाएगा, है ना। तो क्या रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं भैया, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो इसके केस में क्या होगा, 1 2 3 4। अब देखो इलेक्ट्रॉन फीलिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा कहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना मुन्ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 बच गया। क्लियर। कह रहा है क्या, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत बात है, पहला ये स्टेटमेंट गलत दे दिया। कह रहा है बिकॉज हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो D2sp, ये असर्शन तो सही है, मतलब रीजन तो सही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करूं D2sp3 होगा। अरे यार, ये जो इनर ऑर्बिटल है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद वजूद भी, ठीक है। तो असर्शन सही है, मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही कह रहा है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, आंसर 4 सही। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी से मैंने जितने आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने सारे क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने उसको कोशिश किया हूं कवर करने का। बहुत कम टाइम में आपके साथ डिटेल तरीका से डिस्कस किया हूं। फिर भी अगर कोई छोटा सा डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, आपने अपना समय दिया तो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ, अपने जो भी जिसको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रैक्टिस लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना, परिवार वालों, घर वालों का ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, भगवान के ऊपर, अपने ऊपर, सब कुछ समय पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त, टाटा बाय बाय।